हर हर महादेव। आज एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो कोई बेतुकी और बनी बनाई स्टोरी नहीं है, लेकिन एकदम ही रियल इंसिडेंट है। वो दो दोस्त, वो काली रात, वो बिगड़ी हुई बाइक और दोनों की फटके चार हो गई। अक्सर ऐसे जो इंसिडेंट होते हैं वो गांव में ज़्यादा होते हैं, और ये भी एक इंसिडेंट है जो गुजरात के एक गांव का है, जहाँ पर नीरव और अमन नाम के दो दोस्त रहते थे। अब होता कुछ ऐसा है कि नीरव के जो पापा है वो काम के सिलसिले में शहर रहते हैं और उसकी पूरी फैमिली यहाँ पे गांव में रहती है। नीरव के जो बड़े पापा है वो खेती का काम करते हैं और उसके पापा है वो जॉब करते हैं। अब नीरव के जो बड़े पापा का लड़का था वो भी उस रात एग्ज़ाम के सिलसिले में शहर गया हुआ था, और घर पे थी सिर्फ नीरव की मम्मी, उसकी दादी और नीरव, सिर्फ 3 ही लोग। और गांव में जब लोग फसल लेते हैं तो देर रात तक खेतों में काम करते हैं। सेम टू सेम नीरव के जो बड़े पापा थे वो भी खेत में देर रात तक काम कर रहे थे। अब घर पे कोई था नहीं, सिर्फ नीरव था और उसकी मम्मी और उसकी दादी, क्योंकि नीरव के जो बड़े पापा का लड़का था वो भी एग्ज़ाम देने के लिए शहर गया हुआ था, जो सीधा दूसरे दिन सुबह आने वाला था, और नीरव के पापा भी घर पे नहीं थे। तो नीरव की मम्मी नीरव को बोलती है कि आज रात तुझे टिफ़िन देने को जाना पड़ेगा। अब होता कुछ ऐसा है कि नीरव के पास जो बाइक थी वो भी नीरव के बड़े पापा का लड़का लेके गया था। अब नीरव के पास कोई भी व्हीकल नहीं था, लेकिन अमन के 2 दिन पहले ही नई बाइक ली थी। तो नीरव बोलता है अमन को कि भाई आज रात को खेत में जाना पड़ेगा टिफ़िन देने के लिए, तो तुझे तेरी नई बाइक लेके आना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं है। अमन बोलता है कि ठीक है भाई, मैं शाम को 8 बजे, अराउंड 7-8 बजे आ जाऊँगा, इसी बहाने तो मेरी नई बाइक चला भी लेना और तेरे बड़े पापा को हम टिफ़िन दे के आ जाते हैं। अब स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अक्सर क्या होता है कि जो खेत होते हैं वो हमारे घर से थोड़े दूर होते हैं, तो सेम टू सेम नीरव का जो खेत था वो भी उसके घर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस में था। नीरव का जो घर और उसका जो खेत था उन दोनों के बीच में 10 किलोमीटर का फासला था। अब ये दोनों दोस्त के साथ जो भी कुछ इंसिडेंट होता है वो इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही होता है। कुछ ऐसी चीज़ जो नीरव और अमन की राह देख रही थी। अब ये जो प्लेस थी वो और कुछ नहीं, एक पुराना कुआं था जहाँ पर गांव के बहुत सारे लोगों को डराया हुआ था। अब नीरव को ये बात पता थी कि मेरे खेत और घर के बीच में ये कुआं आता है जहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, लेकिन उसने सिर्फ एक स्टोरी सुनी थी कि गांव के जो बाहर जो कुआं है वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है और वो गांव के बहुत सारे लोगों को डराती है, लेकिन उसने कभी खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उसने इस सारी बातों को इग्नोर किया। अब नीरव अमन को कॉल करता है कि भाई अब 7 बज गए हैं और 8 बजे हमें टिफ़िन देने के लिए निकलना है, तो तेरे घर से निकल जा मेरे घर के लिए। अब अमन अपनी बाइक लेके तुरंत नीरव के घर पे पहुंचता है। अब जैसे ही नीरव के घर पे पहुंचता है, नीरव पहले तो अमन को ये सारी बात बताता है कि हमारे घर के बाहर, मतलब कि हमारे गांव के बाहर जो कुआं है वहाँ पर एक ऐसी ऐसी एंटिटी रहती है, और गांव के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पर ये एक जो स्त्री है, औरत है, वो सबको डराती है। अब अमन बोलता है कि भाई ऐसी सारी चीज़ों में तो मैं मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि अमन भाई एक मॉडर्न लड़का था और नीरव भी एक मॉडर्न लड़का था, लेकिन नीरव ऐसी सारी चीज़ों में बिलीव करता था, लेकिन अमन बिल्कुल ही बिलीव नहीं करता था। अमन ने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, चल अब हम टिफ़िन लेके निकलते हैं। अब अमन और नीरव दोनों बाइक लेके गाँव के बाहर चले जाते हैं। धीरे धीरे बाइक चल रही है और दोनों दोस्त बातें कर रहे हैं। अब बारिश जैसा मौसम था तो काले बादलों की वजह से रात पूरी काली थी। हमारे शहर की तरह वहाँ पर स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं है, 1-2 बल्ब होते हैं, वो भी दूर दूर होते हैं। दोनों दोस्त धीरे धीरे जा रहे थे और जैसे ही वो प्लेस आती है दोनों की बाइक बंद हो जाती है। अब दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने देखते हैं। नीरव अमन को बोलता है कि भाई तेरी बाइक में पेट्रोल तो था ना। अमन ने नीरव को कहा कि भाई मैंने कल ही टैंक फुल करवाया था और बाइक भी नहीं है, तो कैसे बंद पड़ सकती है। दोनों दोस्त बात ही कर रहे थे और अचानक नीरव का ध्यान उस कुएं पर पड़ता है और नीरव एकदम ही डर जाता है। अमन ने नीरव को पूछा कि भाई क्या हुआ। नीरव ने कहा कि मैं उस हॉन्टेड प्लेस की जो बात कर रहा था ना, वो यही कुआं है, और कैसे पॉसिबल बन सकता है कि हमारी बाइक भी इस कुएं के सामने आकर ही बंद हो गई। अमन नीरव को कहता है कि हो सकता है कि ये कोइंसिडेंट हो। अब जो नीरव था वो एकदम ही सारी चीज़ों में मानने वाला बंदा था, लेकिन अमन था वो बिल्कुल ही इन सारी चीज़ों में नहीं मानता था। अमन बोलने लगा कि भाई भूत भूत वैसा वगैरह कुछ होता नहीं है, अगर भूत आ भी गया तो मैं यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा, यूँ कर दूंगा। नीरव अमन को बोलता है कि भाई बस तू चुप हो जा, आगे बोलना बंद कर दे। जैसे ही अमन ज़्यादा बोलने लगता है, तुरंत ही कुएं में से जो होता है वो आप सुन के दंग रह जाओगे। कुएं में से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई बंदा पानी भर रहा हो। पानी भरने के लिए कोई बड़ा सा मटका कुएं में डाल रहा हो और वापस खींच रहा हो, फिर से वो मटका कुएं में वापस डाल रहा हो और वापस खींच रहा हो। ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है और 5 या 10 मिनट के बाद
चूड़ी की आवाज़ भी आनी शुरू हो जाती है। अब अमन नीरव को पूछता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कुएं के पास तो कोई खड़ा ही नहीं है, फिर भी कुएं में से कोई पानी भर रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही है। अब नीरव अमन को बोलता है कि मैंने तुझे जो बातें बताई थी वो अब सारी सच निकली, अब हमें यहाँ से तुरंत ही भागना चाहिए, तू कुछ भी कर लेकिन बाइक स्टार्ट कर। अब अमन जो है वो माता रानी का नाम लेता है, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करता है और 5वें ट्राई पर बाइक स्टार्ट हो जाती है। दोनों दोस्त बाइक पर तुरंत बैठते हैं। अमन तेज़ी से बाइक भगाता है। अब ये कोई फुद्दू सा सर्वाइवल नहीं था। अमन जैसे ही बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ता है, वो आवाज़ भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। अमन जैसे ही स्पीड ज़्यादा करता था, आवाज़ और तेज़ ज़्यादा आ रही है। अमन और ज़्यादा स्पीड तेज़ करता है, आवाज़ और भी तेज़ आती है, जैसे कोई चूड़ी खनकाते खनकाते और आवाज़ करते करते उन दोनों की बाइक के पीछे भाग रही हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। दोनों दोस्त काफ़ी डर गए थे और अमन ने बहुत ही स्पीड ज़्यादा कर ली थी और पीछे भी वो आवाज़ एकदम ही तेज़ी से पीछे आ रही थी। दोनों दोस्त आगे आगे जा रहे हैं और वो आवाज़ पीछे पीछे आ रही है। वो कुछ भी करके नीरव के खेत तक पहुंच जाते हैं। दोनों ने सोचा कि आज वो ज़िंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन कुछ भी करके वो दोनों नीरव के खेत के गेट तक पहुंच गए। और जैसे ही गेट तक पहुंच गए, नीरव के जो बड़े पापा थे वो तुरंत ही बाहर आए और उन दोनों को बुरी हालत में देखा। नीरव जो था वो एकदम ही पसीने से भीग गया था और अमन भी काफ़ी थका लग रहा था। नीरव के पापा अमन को पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तो नीरव ना बता पा रहा था ना अमन बता पा रहा था, लेकिन नीरव के जो बड़े पापा थे उन्हें सब पता चल गया कि इनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब नीरव के बड़े पापा ने नीरव और अमन को गेट के अंदर ले लिया और दोनों को कहा कि अभी तुम सो जाओ। अब नीरव को तो नींद तुरंत आ जाती है, लेकिन अमन अभी भी जग रहा था। तो नीरव के बड़े पापा अमन के पास आके बैठते हैं और अमन को पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अब अमन वो सारी स्टेप टू स्टेप चीज़ें बताता है जो नीरव और अमन के साथ हुई थी। तो नीरव के जो बड़े पापा है वो बोलते हैं कि अभी तुम सुबह ही मेरे साथ घर पे वापस चलोगे, अभी तुम कहीं पर भी बाहर नहीं निकलोगे। जैसे ही सुबह होती है तो नीरव के बड़े पापा दोनों को लेके घर पे जाते हैं। अब हम सबको लगता है कि स्टोरी यहाँ पर भी फिनिश हो जाती है, लेकिन स्टोरी यहाँ पर फिनिश नहीं होती है। अब सुबह होते ही नीरव और अमन नीरव के बड़े पापा के साथ गाँव वापस आ जाते हैं। अब नीरव जो था वो तुरंत घर पे जाके सो गया, क्योंकि उसको बहुत ही तेज़ बुखार चढ़ गया डर के कारण। और अमन भी उसके घर पे गया और जैसे ही अमन खुद के घर पे पाँव रखता है, तुरंत ही बेहोश हो जाता है। अमन के जो पापा थे वो अमन को तुरंत लेके हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर हॉस्पिटलाइज करते हैं। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए तो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए। अब डॉक्टर बोल रहे हैं कि टेस्ट भी एकदम नेगेटिव है, तो अमन को रियली में क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। तो अमन को 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ेगा, ताकि हम अमन को ऑब्जर्व कर पाए कि उसके साथ रियली में क्या हुआ था। अब जो होता है वो आप सुन के एकदम ही चौंक जाओगे। जिस दिन अमन को एडमिट करते हैं उस दिन की रात होती है, तब अचानक से अमन की आंखें खुल जाती है और अमन की जैसे ही आंखें खुलती है, उसके आंखों के आगे एक 30 से 35 साल की औरत हाथ में मटका लेके खड़ी होती है। अमन उस औरत को देख के काफ़ी डर जाता है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो औरत अमन को देख के तुरंत ही बोली, मैं तेरे शरीर में रहने आई हूँ और अब तेरा शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब दूसरे दिन अमन की तबीयत ठीक लग रही थी तो डॉक्टर ने अमन को घर ले जाने की परमिशन दे दी। अब अमन के पापा अमन को जैसे ही घर लेके गए, अमन फिर से बेहोश हो गया। अब इस बार अमन के पापा ने नीरव के बड़े पापा को बुलाया कि अमन बार बार बेहोश हो जा रहा है, और जब डॉक्टर ने कुछ चेक किया तो उस पर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और ये क्या हुआ अमन को। अब नीरव के जो बड़े पापा थे उन्होंने सारी चीज़ें अमन के पापा को बताई कि ये दोनों कल रात मुझे टिफ़िन देने को आ रहे थे और इन दोनों के साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो अमन के पापा बोलते हैं अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि अमन के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण वो बार बार बेहोश हो जा रहा है। अब नीरव के बड़े पापा सुझाव देते हुए अमन के पापा को कहते हैं कि हम अमन को एक बार हमारे गांव के जो माता रानी का मंदिर है उनके पुजारी जी के पास लेके जाते हैं। अगर उनके पास कोई सॉल्यूशन हो तो वो बता देंगे और अमन को ठीक कर देंगे। अब अमन के पापा और नीरव के बड़े पापा दोनों मिलकर अमन को माता रानी के मंदिर पे ले जाते हैं, जहाँ पर जो पुजारी जी थे वो ये सारी चीज़ें करते ही रहते थे। पुजारी जी जैसे ही अमन को देखते हैं उनको पता चल जाता है कि अमन के अंदर एक ऐसी एंटिटी है जो अमन को धीरे धीरे खोखला कर रही है। इसके कारण अमन बार बार बेहोश हो जा रहा है। अमन जो कोई खा रहा है वो अमन के शरीर को लग ही नहीं रहा है, वो अंदर जो एंटिटी बैठी है वो ही सारी चीज़ें ले रही है। अब पुजारी जी अमन को बीच में बिठाते हैं और कुछ
उनके हिसाब से झाड़ फूक करते हैं और अमन को पूछते हैं कि तू कहाँ से आई है। अब अमन के शरीर में जो बैठने वाली एंटिटी थी उसने जवाब दिया कि मैं उस कुएं वाली औरत हूँ जो गांव के बाहर है। अब पुजारी जी बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए। अब वो औरत बोलती है कि आज से 80 साल पहले मुझे उसी कुएं में डालकर मार दिया गया था क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था, तो मेरे घर वालों ने ही मेरी हत्या कर दी थी, उस कुएं में मुझे डाल दिया था, तो मुझे अब न्याय चाहिए। तो पुजारी जी उस औरत को कहते हैं कि 80 साल पुरानी जो बात हुई थी उसका न्याय हम अभी नहीं दे सकते, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश हम पूरी कर सकते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अब वो अमन के शरीर में बैठने वाली जो औरत थी उसने पुजारी जी को कहा कि मुझे एकदम ही साफ़ सुथरे नए कपड़े चाहिए और मुझे अच्छा खाना चाहिए। तो तुरंत ही पुजारी जी ने अच्छे नए साफ़ सुथरे कपड़े दिए और खाना दिया, और बातों बातों में ही उलझाकर पुजारी जी ने उस औरत को बांध दिया ताकि वो दूसरे किसी इंसान के बॉडी में जाकर उसको सताए नहीं। अब अमन के बॉडी में से वो औरत पूरी तरह निकल गई थी और फिर अमन भी धीरे धीरे ठीक हो गया। तो ये स्टोरी पूरी तरह ऐसे हुई थी और ये इंसिडेंट भी ऐसे हुआ था, और उस गांव के बाहर आज भी वो कुआं है जहाँ पर कई सारे लोग डरते थे, लेकिन अब पुजारी जी ने उस औरत को बांध दिया। बाद में उस कुएं के पास ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो ये स्टोरी एकदम ही रियल है। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दिया है, उस पर आपकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करो। मैं आपकी पूरी की पूरी स्टोरी वीडियो में कवर ज़रूर करूँगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। हर हर महादेव।